हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी गुरु। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल यानी जीव अणु पार्ट 8। इसके अंदर अपन पॉलीसेकेराइड को देखेंगे। क्या होती है पॉलीसेकेराइड? सबसे पहले आ रहा है पॉलीसेकेराइड। तो होता क्या है? पॉलीसेकेराइड लिख रखा है, पॉलीसेकेराइड आर पॉलीमर और चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, एंड आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कंसिडर होते हैं और ये मोनोसेकेराइड की चेन्स होती है। इट मीन्स इनकी जो चेन होती है उनमें 9 मोनोसेक्राइड से ज्यादा की यूनिट देखने को मिलती है। मोनोसेक्राइड से ज्यादा की यूनिट यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। ये श्रृंखलाएं हैं। क्या है? श्रृंखलाएं। ओके, नेक्स्ट है, इन अ पॉलीसेक्राइड द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड आर लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो जैसे मान लो ये एक मोनोसेक्राइड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे करते 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 बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में कनेक्टेड है। ठीक? तो जो दो मोनोसेक्राइड होंगे उनके बीच में ये जो बॉन्ड मिलता है, जो कि एक के बाद एक सब मोनोसेक्राइड को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी देखने को मिलता है, क्योंकि मोनोसेक्राइड तो आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के हेल्प से ही कनेक्ट होती है। ओके, तो उसके बाद आता है, the right end of a polysaccharide is reducing end while the left end is non-reducing end। तो आप देखोगे ये राइट वाला पोर्शन है और ये लेफ्ट वाला पोर्शन है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हो ये जो एक चेन दे रखी है, उस चेन को, ये चेन जो है वो एक पॉलीसैकेराइड की चेन है। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड का ये एक एंड हो गया और एक ये एंड हो गया। तो अपन देखें यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन में, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, यानी ये वो कार्बन है जो एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है। और आपको पता है यदि कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो कार्बन है वो यदि मोनोसेक्राइड की यूनिट में फ्री रहता है, यानी बॉन्ड नहीं बनाता है, तो वो पार्ट कैसा हो जाता है? रिड्यूसिंग टाइप का होता है, यानी वो फिर रिड्यूसिंग रिएक्शन शो करता है। तो ये रिड्यूसिंग एंड हो गया। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन है। जबकि अपन यहाँ पे बात करें पीछे की साइड में, तो ये वाला कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, लास्ट में एकदम फोर्थ नंबर का। यदि यहाँ पे इसको मैं पूरा कर देता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ पे ये कार्बन होगा और ये कार्बन कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग टाइप का होता है। तो लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग है। क्लियर? क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन polysaccharide are of two types. First one is homopolysaccharide and second one is heteropolysaccharide। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले अपन होमोपॉलीसेक्राइड के बारे में बात करेंगे और उसी के एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। बाद में हेट्रोपॉलीसेक्राइड को देखेंगे। तो लिख रखा है, होमोपॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मोनोमर्स। यानी जो ऐसा पॉलीसेक्राइड जिसकी चेन में लगभग एक टाइप के ही मोनोसेक्राइड प्रेजेंट हो। मान लो ये चेन यदि ग्लूकोज से मिलकर के बनी है, तो हर एक मोनोसेक्राइड क्या है? ग्लूकोज ही होगा। तो ऐसी चेन को अपन क्या बोलेंगे? होमोपॉलीसेक्राइड। होमो का मतलब होता है सेम। तो जो पॉलीसेक्राइड की चेन है उसमें यदि जो मोनोमेरिक यूनिट है ना मोनोसेक्राइड की, वो सेम रहनी चाहिए, उसी का ही रिपीटेशन होना चाहिए, वही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड रहनी चाहिए। ठीक है, तो यही होता है होमोपॉलीसेक्राइड। अब उसके कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। तो लिख रखा है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड सर्व एज स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। अब वो होता है कि स्टार्च जो है यानी प्लांट के अंदर फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। इसलिए ग्लाइकोजन को प्लांट स्टार्च भी कहते हैं, और स्टार्च को सॉरी ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, और स्टार्च को प्लांट ग्लाइकोजन भी कहते हैं। क्लियर? तो ये सब हो गया।
तो सबसे पहला आ रहा है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को देखते हैं। ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ अबाउट 30,000 ग्लूकोज रेजिड्यूल, यानी एक ग्लाइकोजन की अपन बात करें तो लगभग उसके अंदर लगभग 30,000 ग्लूकोज की यूनिट प्रेजेंट होगी। ओके, it is a branched structure having a alpha 1,4 linkage alpha 1,4 linkage at unbranched part, and the branching point have alpha 1,6 linkage. Okay, and it gives red color with iodine. तो इस बात को समझो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लैक कलर की लाइनिंग जो है वो ग्लाइकोजन की लीनियर जो स्ट्रक्चर है, यानी जो लीनियर चेन है ग्लूकोज की, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे इन पॉइंट्स पे यहाँ पे इन पॉइंट्स पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, फिर यहाँ पे फिर से ब्रांचिंग हो रही है, फिर यहाँ से फिर से ब्रांचिंग हो रही है। इस पे बात करें तो यहाँ पे ब्रांचिंग है और यहाँ पे ब्रांचिंग है। तो ये ब्रांचिंग पॉइंट है जिसकी हेल्प से क्या होता है, साइड में चेन्स कनेक्ट होती है, मतलब जो लीनियर चेन है उससे साइड चेन कनेक्ट होती रहती है, और जिससे क्या होती रहती है, वो जो मेन चेन है उसकी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो ये ब्रांचिंग कैसे होती है, आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरी लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मैं यहाँ पे देखूं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर मान लो एक बार, ये थर्ड नंबर है और ये फोर्थ नंबर है। ओके, तो ये सब क्या है, यहाँ पे बात करूं फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यानी ये फर्स्ट का फोर्थ और ये फर्स्ट कार्बन। तो यहाँ पे कौन सी लिंकेज देखने को मिली, यानी ये लिंकेज है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जहां पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलती है वहां पे वो लीनियर चेन बनाता है। लेकिन साइड ब्रांचिंग करने के लिए कौन सा, ये जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ ये CH2 ग्रुप, जो कि 6 नंबर का, क्योंकि ये 5 नंबर कार्बन है और ये 6 नंबर कार्बन है। 6 नंबर कार्बन जो है वो जो ग्लूकोज होता है या जो भी मोनोसेक्राइड है उसके फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ में क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, या लिंकेज। तो इस अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से क्या आ रही है, साइड चेन आ रही है। देखो साइड चेन आ रही है, यानी ब्रांचिंग हो रही है। जहां पे भी ब्रांचिंग होनी होगी वहां पे अल्फा 1,6 बॉन्ड बनेगा, और जहां पे लीनियर चेन होगी वहां पे अल्फा 1,4 बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्लियर। देन उसके बाद में यदि ग्लाइकोजन को आयोडीन से ट्रीट किया जाए या फिर आयोडीन टेस्ट किया जाए ग्लूकोज ग्लाइकोजन पे, ठीक है, तो वो कौन सा कलर शो करता है, रेड कलर। कहने का मतलब है ग्लाइकोजन आयोडीन टेस्ट में रेड कलर देता है। ओके, नेक्स्ट है स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, that is the chain of glucose molecule folds in the form of a helix. Starch gives a characteristic blue color with iodine I2 molecule due to the ability of the latter to occupy a position in the interior of a helical coil of glucose unit. Okay, तो जनरली अपन बात करते हैं जो स्टार्च होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर। और देन उसके बाद अपन बात करते हैं, यानी हेलिक्स फॉर्म में ये देखने को मिलता है, इस फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से स्टार्च को देखने को मिलता है। ठीक है, और जब आयोडीन टेस्ट स्टार्च पे किया जाता है तो वो ब्लू कलर का शो करता है, मतलब ब्लू कलर यहाँ पे देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयोडीन है, ठीक है, वो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टार्च के स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाता है। ठीक है, और ब्लू कलर शो करता है। तो उसका रीजन भी यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना, ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द लेटर टू ऑक्यूपाई पोजीशन इन द इंटीरियर ऑफ ए हेलिक्स कॉइल। क्लियर। तो इस वजह से ब्लू कलर देता है। ओके, अब स्टार्च की बात करें तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता ही है वैसे तो इसके अंदर दो फॉर्म्स देखने को मिलती है, यानी स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एमाइलोज कंपोनेंट, जो कि अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है, मतलब सिंगल चेन मिलेगी आपको। ठीक है, और सेकंड क्या है, एमाइलोपेक्टिन, यानी इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, तो ब्रांच पॉलीमर है। ठीक है, तो इसमें ब्रांचिंग देखने को आपको मिलती है।
तरीके से ब्रांचिंग देखने को मिलती है। क्लियर? तो जनरली आप देखते हो स्टार्च की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेलिकल होती है। तो हेलिकल में ये ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और यदि ब्रांचिंग है तो साइड में इस तरीके से ब्रांचिंग आप देखने को मिलेगी। इस तरीके से ब्रांचिंग आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से स्टार्च में है। अब ये जो ब्रांचिंग है ना, अब जब आप इस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो आयोडीन मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है इस हेलिक्स के अंदर। इसकी वजह से कौन सा कलर आता है, ब्लू कलर आता है। बात समझ आ गई? तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है एमाइलोपैक्टिन। तो एमाइलोपैक्टिन में क्या लिख रखा है, लिखा है कंसिस्ट ऑफ लगभग 2000 टू 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचेस आफ्टर 25 glucose units branching point has a alpha 1,6 glycosidic linkage। ये यही बोलना चाह रहा है कि जो एमाइलोपैक्टिन है वो उसमें ब्रांचिंग मिलती है, और लगभग एमाइलोपैक्टिन की जो चेन होती है उसमें लगभग 2000 से 2 लाख तक, यानी 2000 टू 2 लाख ग्लूकोज मॉलिक्यूल की यूनिट्स देखने को मिलती है। और हर 25th जो ग्लूकोज यूनिट होती है उसके बाद प्रोबेबली ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और ब्रांचिंग पता ही आपको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की हेल्प से होती है। नेक्स्ट है एमाइलोस। एमाइलोस के बारे में क्या लिखा है, एमाइलोस कंसिस्ट ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तभी तो क्या होगी, लीनियर चेन बनेगी बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज molecules. It is a straight chain of 200 to 1000 glucose unit. It is helical. Each turn consists of 6 glucose unit. तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। ये आप देखोगे तो ये ब्रांचिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, और वो ब्रांचिंग जो है वो अल्फा 1,6 की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो ये हेलिकल होता है और इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, और हेलिकल हो रहा है मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, यहाँ सेकंड थर्ड ये मोनोसेक्राइड के यहाँ पे प्रेजेंट है, मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है। तो हर एक मोनोसेक्राइड के बीच में ये जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ओके, और लगभग एक चेन के अंदर जो रहता है लगभग 200 टू 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट रहती है। ठीक है, और मतलब ऐसा बोला जाता है कि ईच टन में लगभग 6 ग्लूकोज यूनिट देखने को मिलती है। तो ये एमाइलोपैक्टिन और एमाइलोस हुए। नेक्स्ट जो होमोपोलोसैकेराइड का जो एग्जांपल है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को हेक्सोसेन पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। लिख रखा है सेल्यूलोज इज द मेन स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड होमोपोलीसैकेराइड। ठीक है ना, तो ये कैसा होता है, अनब्रांच होता है, यानी इसमें ब्रांचिंग नहीं मिलती है, और प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता ही है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज अबाउट 6000 बीटा ग्लूकोज रेजिड्यूल या बीटा ग्लूकोज यूनिट, ये ध्यान रखना। ठीक, कॉटन फाइबर्स कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑलमोस्ट 90% ऑफ सेल्यूलोज अमंग नेचुरल मटेरियल। ओके, तो ये सेल्यूलोज हुआ। सेल्यूलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, और बीटा ग्लूकोज आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ। जैसे ये जनरली अपन मान लेते हैं ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, तो इसमें फर्स्ट नंबर कार्बन पे यदि OH की पोजीशन ऊपर की तरफ हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ये बीटा फॉर्म है। ठीक है, बीटा ग्लूकोज की फॉर्म है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ, ये नेक्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH ऊपर की तरफ और ये यहाँ पे OH नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनती है वो फर्स्ट नंबर कार्बन और फोर्थ नंबर कार्बन के बीच होती है। तो यहाँ से OH आ जाएगा और यहाँ से H आ जाएगा, तो ये दोनों हट जाएंगे, OH H मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, और अपने को कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तरह की स्ट्रक्चर देखो, यानी इस तरह का बॉन्ड मिलेगा, यानी यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलती है। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है। क्लियर?
क्योंकि ये फर्स्ट नंबर कार्बन हो गया और ये फोर्थ नंबर कार्बन हो गया। क्लियर। देन उसके बाद में एक यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रेयॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेयॉन्स बोलते हैं। और ये रेयॉन्स क्या होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो सेलुलोज के डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना। वो सेलुलोज के अंदर मॉडिफिकेशन करके जो सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं, तो वो सेलुलोज के मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं। लिख रखा है सेलुलोज से व्युत्पन्न पॉलीसेकेराइड होते हैं। लिख रहा है सेलुलोज में जटिल कुंडलियां नहीं होती, इसलिए ये आयोडीन को रोक नहीं पाता, यानी ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, ट्रैप नहीं कर पाता आयोडीन को। क्लियर। नेक्स्ट है, कुछ नोट दे रखे हैं। लिख रखा है सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बायोस्फीयर, ठीक है। तो इस जैव मंडल पे, इस बायोस्फीयर पे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एक तो शुगर है, और दूसरा सॉरी ये जो सेलुलोज जो है वो इस बायोस्फीयर पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, और साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ठीक है ना। कार्बनिक कार्बनिक यौगिक। ओके। फिर उसके बाद लिखा है सेलुलोज इज प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल बनाने में ये हेल्प करता है। फिर लिखा है वुड एंड कॉटन कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज। तो वुड हो और कॉटन हो, कॉटन में तो बहुत ज्यादा क्या होता है, सेलुलोज होता है, अप टू 90% तक कह सकते हैं कि कॉटन के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसलिए कॉटन के फाइबर जो होते हैं ना, वो फॉल्स फाइबर होता है, फॉल्स फाइबर या स्यूडो फाइबर होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली जो फाइबर्स होते हैं वो लिग्निन से बनते हैं, लिग्निन से बनते हैं। ओके। लेकिन जो कॉटन है वो सेलुलोज से मिलके बनती है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉल्स फाइबर। क्लियर। नेक्स्ट है इन्यूलिन। ये इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं है, ध्यान रखना। इन्यूलिन क्या होता है, लिखा हुआ है इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ मिलता है, ये जो डाहिलिया प्लांट होता है उसकी रूट्स के अंदर देखने को मिलता है, वहीं से इसको लिया जाता है। और मजे की बात यह है कि जो इन्यूलिन जो कि फ्रक्टोज का पॉलीमर है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी मेटाबोलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा अपन लेते हैं एज सच वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है। तो इसका जो यूज है, यानी इन्यूलिन का जो यूज है, वो किडनी की टेस्टिंग में किया जाता है। किडनी की टेस्टिंग हो या क्लियरेंस रेट हो, उसको मेजर करने में किया जाता है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, आप देख सकते हो कि जैसे ये किडनी है, सिंपल सी है। तो किडनी में ब्लड के थ्रू इन्यूलिन आएगा। अब इन्यूलिन तो मेटाबोलाइज होता नहीं है, तो उसको तो यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। तो कितना अपन ने इन्यूलिन डाला था बॉडी के अंदर और कितना निकला है, उन दोनों की कंसंट्रेशन को क्या कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। और मेजर करके किडनी की एफिशिएंसी और उसकी क्लियरेंस रेट जो है वो पता की जाती है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है काइटिन। इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो काइटिन है वो सेकंड मोस्ट, यानी सेलुलोज के बाद में ये काइटिन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इन काइटिन द बेसिक यूनिट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज डेरिवेटिव्स नॉन एज एन एसिटाइल ग्लूकासमाइन। ओके, ये ध्यान रखना है। और काइटिन आपको पता होगा जो ऑर्थोपोड्स होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से मिलके बनता है। फंगस जो होती है उनमें भी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलके बनती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, काइटिन को फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। काइटिन को क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज, ये भी इसका एक नाम है। क्लियर। तो एन एसिटाइल ग्लूकासामीन की रिपीटेशन से बनता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे वो होमोपोलीसेकेराइड के थे। अब अपन पढ़ रहे हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड। तो हेट्रोपोलीसेकेराइड क्या होता है कि जो चेन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो चेन आपको देखने को मिलती है
इसकी पॉलीसेकेराइड की, तो उसमें एक से ज़्यादा जो मोनोसेकेराइड की यूनिट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, यानी एक से ज़्यादा टाइप की उसमें मोनोसेकेराइड की यूनिट देखने को मिलती है। तो लिख रखा है हेट्रोपोलीसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ more than one type of monosaccharide monomers, that is they are heteropolymers and are more complex polysaccharide। ओके, तो ये विषम बहुलक होते हैं और ज्यादा जटिल पॉलीसेकेराइड होते हैं। उसमें फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है पेप्टाइडोग्लाइकिन। इन पेप्टाइडोग्लाइकिन द हेट्रोपॉलीसेकेराइड चेन्स आर मेड अप ऑफ टू अल्टरनेटिव अमाइनो शुगर्स। ठीक है, वो कौन कौन सी है? एक है, लिख रखा है एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, तो जो बैक्टीरियल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर के बनती है और उसके अंदर दो तरह की यूनिट देखने को मिलती है। एक को बोलते हैं नाग, यानी एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन, और दूसरा होता है नाम, ठीक है ना, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो इन दोनों यूनिट के आपस में रिपीटिशन से पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। तो ये एक डिफरेंट और ये एक डिफरेंट, ठीक है ना। तो जो दोनों डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है और उससे चेन बनती है, तो वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड की चेन होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है हेट्रोपॉलीमर का एक या हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एक एग्जांपल। नेक्स्ट है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एज ए सीमेंटिंग मटेरियल यूज आता है, कोलेजन फाइबर्स में ट्रैप होते हैं, आपको पता होगा। तो यही है, चिपकाने में मदद करता है सेल्स को, यानी सेल्स के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। लिख रखा है इट इज ए हेट्रोपॉलीमर कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड डी एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन। ओके, तो ये क्या होता है? डी एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन, ये मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये अपन ने मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव्स के टाइम देखा था, ठीक है। तो हाइलुरोनिक एसिड में डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइलुरोनिक एसिड अकाउंट्स फॉर द टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कार्टिलेज एंड टेंडन्स। जो अपनी बॉडी के अंदर कार्टिलेज होती है, उपास्थि और टेंडन्स, ठीक है ना, तो उन दोनों में एक तो कठोरता लाना और एक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसमें लचीलापन लाना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, हाइलुरोनिक एसिड। तो ये अपना पॉलीसेकेराइड कंप्लीट होता है। पॉलीसेकेराइड के अंदर अपन ने होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड देखे और उनके एग्जाम्पल को स्टडी किया। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट टर्म पे। थैंक यू सो मच।